गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करते हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th फॉर 2020 एंड 21। बेटा देखो, सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। आपसे एक साल पहले यानी कि प्रीवियस ईयर 2018-19 में जो हमारा पैटर्न था वो पैटर्न था कि आउट ऑफ एक ही पेपर बनता था और 100 मार्क्स का पेपर बनता था, ठीक है। बट अब जो नया पैटर्न आया है प्रीवियस ईयर्स में, उसमें क्या किया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में हमारा पेपर डिवाइड कर दिया है। एक्सटर्नल पेपर जो होगा सीएससी बोर्ड का पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट भी होगा 20 मार्क्स का। तो यहाँ मैं पूरा डिटेल में आपको डिस्कस में बताता हूँ कि कैसे 80 और 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और जो लोग अभी 10th क्लास के एग्जाम दिए जिन लोगों ने वो 11th में आएंगे तो 11th में मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। 10th और 11th का जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कि 11th क्लास का मैथ्स का सिलेबस क्या है बेटा। तो देखो यहाँ सबसे पहला इस पूरे सिलेबस को 11th क्लास के पूरे सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट आती है आपकी सेट्स एंड फंक्शंस, इसका वेटेज रहेगा आपका 23 मार्क्स। सेकेंड यूनिट आपका आएगा, सेकेंड यूनिट जो है आपका वो रहेगा, सेकेंड यूनिट रहेगी अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो वेटेज रहेगा बेटा वो रहेगा 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इन द सेम वे थर्ड यूनिट आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी, वेटेज रहेगा 10 मार्क्स। फोर्थ यूनिट कैलकुलस रहेगा, कैलकुलस का वेटेज जो रहेगा ओनली 5 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग फिफ्थ यूनिट होगी, उसका वेटेज जो रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का यूनिट जो रहेगा उसका वेटेज 10 मार्क्स का रहेगा और ये टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 80। तो बोर्ड का से जो पेपर आएगा 11th और 12th की दोनों की बात है, बोर्ड का जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा, इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। अब इस सिलेबस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं पूरा क्लियरली कि क्या क्या होता है सेट्स और फंक्शंस में, क्या क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास में ये सब चीज़ें नहीं होती है। 10th के बाद जैसे ही 11th क्लास में आते हैं तो सिलेबस एकदम एक्सपेंड हो जाता है। तो हम देखते हैं, तो बेटा सबसे पहले सेट्स में देखिए सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट के टाइप्स क्या होते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे, सबसेट क्या होंगे, पावर सेट क्या होंगे और सेट्स का यूज करेंगे, वेन डायग्राम क्या होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा। ये सब चीजें हम पूरे डिटेल में सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। सेट को हम एक्सटेंड करेंगे, एक ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए ये ऑर्डर पेयर फाइंड आउट, ऑर्डर पेयर ऑफ सेट्स होता है। 2 सेट्स का ऑर्डर पेयर निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, फिर वहाँ से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन से कि हम डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, फिर रिलेशन के बाद हम एक्सटेंड करते हैं, फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, फंक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शंस की डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस के हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, मीन्स उनके ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। ये सब आपका इस फर्स्ट यूनिट में रहेगा। सेट होंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस होंगे और थर्ड इस यूनिट में आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पहले भी पढ़े हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में हम देखते हैं साइन एक्स होता है, कोसाइन एक्स होता है, टेंजेंट होते हैं, कोटेंजेंट होते हैं, सीकेंट होते हैं और कोसिकेंट होते हैं। ये सब चीजें हमने वहाँ थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, बट यहाँ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका अलजेब्रा क्या होगा, रेडियंस क्या होते हैं, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है। ये सब चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में पढ़ेंगे। सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन कैसे निकलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या होगी, उनका एक्सपेंशन क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई या साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। और आइडेंटिटीज कुछ हम देखेंगे, जैसे यहाँ दिया है साइन 2x क्या होगा, साइन कोसाइन 2x क्या होगा, tan 2x, साइन 3x एंड सो ऑन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि साइन x इज इक्वल टू साइन y या कोसाइन y इज इक्वल टू कोस a या tan y इज इक्वल टू tan a। ये सब हम ये 3 टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट में रहेंगे। क्लियर। अब आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शायद ये टॉपिक आपके लिए नया होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा। PMI बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स इज ए टूल टू सोल्व या टू प्रूव मेनी थिंग्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपने देखा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + n का सम क्या होगा। इस सम को फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा और इस इंडक्शन मेथड को हम बार बार ASM 12th के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। हम कहेंगे बार बार यूजिंग PMI टू प्रूव दिस, यूजिंग PMI टू फाइंड आउट दिस। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब हम रियल डोमेन से बाहर निकल जाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात करते हैं, यानी कि अंडर रूट ऑफ समथिंग इज नेगेटिव, तो हम उसे आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा देखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीजें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए नया रहेगा। फिर आएगी लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इक्वेशन सब जानते हैं बहुत अच्छे से, बट यहाँ इनइक्वेशन आएगी, ठीक है नहीं। इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है, इनइक्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई ए हम लिख देते ax + b लेस देन और इक्वल टू b, इसे बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। जब दोनों बैलेंस ना हो तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और रिप्रेजेंटेशन इन XY प्लेन और ग्राफिकल सॉल्यूशन हम चेक करेंगे। ये आपका थर्ड पॉइंट रहेगा इन अलजेब्रा। और फोर्थ पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट जब हम बनाते हैं और कॉम्बिनेशन मतलब जब हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दो, NPR और NCR। तो क्या होता है NPR, NCR क्या होता है, हम चीज़ों को कैसे काउंट करते हैं। तो ये पूरा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को हम पूरी डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम प्रोबेबिलिटीज में जाएंगे, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी या फिर 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तो मैं बार बार वहाँ रिकॉल करेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठाना है, तो मैं कितने तरीके से अलग अलग कितने तरीके से उन्हें किस सीक्वेंस में उन्हें बैठा सकता हूँ। या फिर ये है कि मेरे पास 40 स्टूडेंट का एक क्लास है, तो उसमें से मुझे 11th स्टूडेंट की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी। तो बेटा देखो दोनों में फ़र्क है। जब सिलेक्शन करेंगे तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बट जब हम अरेंज करेंगे तो वहाँ ऑर्डर मैटर करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम 11th क्लास का जो अलजेब्रा यूनिट है उसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल जब 2 वेरिएबल्स का हम एक्सपेंशन करते हैं विद ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस या इंडेक्स। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, जनरल और मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, ये सब देखेंगे। मतलब इस तरह से होता है कि x + a⁴n इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ये पूरा चेक करेंगे। इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी वो देखेंगे, इसकी मिडिल टर्म्स क्या होगी वो सब चेक करेंगे। ये सब हम बाइनोमियल थ्योरम में चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमारा सबसे पहले आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, अर्थमेटिक मीन आएगा, जीपी आएगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी आएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आएगा, सम इनफाइनाइट जीपी आएगा और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशनशिप देखेंगे। और कुछ इस तरह से हम ये देखो, ये क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब क्या है 1+, अगर बेटे से ठीक से देखें तो 1+2+, तो ये है मेरा 1+2+3+ एंड सो ऑन दिस वन। ये सब मुझे फाइंड आउट करना है,
ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो इसे हम PMI से भी सोल्व कर देते हैं, PMI से भी सोल्व करते हैं इसे, और हम यहाँ से भी बाई सीक्वेंस से भी हम इसे सोल्व करना सीखेंगे। कैसे करेंगे ये तो हम जब सिलेबस में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में बेटा तभी बताएंगे, बट अभी मैं सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। तो अलजेब्रा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। उस यूनिट में 6th जो पॉइंट है आपका वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज है। जितने टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे 11th क्लास में, इन सब टॉपिक्स का एक्सटेंशन 12th क्लास में जाएगा, तो इसलिए 11th क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 3rd यूनिट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट करेंगे क्या है, लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन अगर 2 लाइन से तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 लाइन कब पैरेलल होगी, कब परपेंडिकुलर होगी, ठीक है नहीं, कब फैमिली ऑफ लाइन बनेगी, और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन। तो लाइन का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि भाई इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन कब होगी, इस लाइन की परपेंडिकुलरिटी क्या होगी, ठीक है नहीं। ये सब चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड टॉपिक आएगा बेटा वो होगा कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स को पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपरबोला होगा, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन का। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये सब हम, पैराबोला मेन हमारा फोकस रहेगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये सब चीजें हम डिस्कस यहाँ करेंगे। तो कोनिक सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम 12th में जाएंगे, वहाँ हम 3D ज्योमेट्री पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम 2D को ही डिस्कस करते हैं जनरली, बट उसी का एक्सटेंस हमारा 3D में रहेगा और वो हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 3D को जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। अगर ये x है, ये आपका y है, ये आपका z है, तो 3D रो सिस्टम ये क्या होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक सिस्टम होता है, ठीक है नहीं, ये हमारा 90 डिग्री बनता है। तो इस सिस्टम में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। अगर 2 पॉइंट आपके 3D सिस्टम में है तो उनके बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर सेक्शन फॉर्मूला कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। ये मेरा 3rd यूनिट में होगा, जिसमें 3 टॉपिक रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट रहेगा आपका कैलकुलस। कैलकुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसका इतना वेटेज नहीं है जितना 12th में है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट क्या होता है। तो ये देखो, चेंज बोथ एज द लिमिट डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल। तो इनिशिएटिव आइडिया ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे रिलेटेड टू स्कोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट ऑफ ए फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लिमिट डिस्कस करेंगे, लिमिट फाइंड आउट करेंगे, वेरियस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, टाइप ऑफ लिमिट्स देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शन की लिमिट क्या होगी, लिमिट अराइज कब होती है। अगर हम कोई कहेंगे कोई फंक्शन जब आपकी फॉर्म 0.0 की बन जाए, तो बेटा देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल लूँ मैं, अगर कहूँ कि ये x² - 4 है और ये क्या है आपका, ये x - 2 है, तो मुझे बताइए एट x = 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस अगर आप ठीक से देखें तो 0.0 की फॉर्म बनती है, ठीक है। तो बेटा 0.0 की फॉर्म बनती है तो इसका मतलब इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो उस केस में हम 2 पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x = 2। तो उस केस में हम लिमिट अराइज करते हैं, ठीक है, कि भाई लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इन द नेबरहुड ऑफ 2 बट नॉट x = 2। इस 2 की नेबरहुड में, मतलब क्या हुआ कि ये 2 है, ये हमने एक डिस्टेंस यहाँ से ली, यहाँ से सर्कल लिया, इस 2 से इस तरफ मूव करेंगे, इससे इस तरफ मूव करेंगे, और इस 2 पर नहीं, इस 2 की नेबरहुड पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसे हम लिमिट बोलेंगे। तो लिमिट और डेरिवेटिव इसमें रहेगा। नेक्स्ट 5th यूनिट जो मेरी आती है बेटा, उससे बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग का मतलब क्या है कि इंजेक्शन होता है और, एंड, implied, necessary and sufficient condition, validation of the subjects,
ठीक है नहीं, स्टेटमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले ये होता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट ये है। तो स्टेटमेंट और सेंटेंसेस में क्या फर्क होता है बेटा, ये देखना होता है इसमें। सबसे पहले देखो, मैथमेटिक्स जो चलता है बेटा स्टेटमेंट पर चलता है, सेंटेंस पर नहीं चलता। मैं वहां जा रहा हूं, है नी, आई एम गोइंग देयर, इट मीन्स ये स्टेटमेंट है या सेंटेंसेज है? दिस इज द स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कोई क्लियर डिक्लेरेशन नहीं है। मैं वहां जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, एकदम क्वेश्चन होता है। या ये कहें तो ये बेटा स्टेटमेंट नहीं, ये सेंटेंसेज होता है। और सेंटेंसेज पर मैथमेटिक्स काम नहीं करता, मैथमेटिक्स काम करता है स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट कैसा है? जैसे हमने कहा है कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ एमपी। तो देखो क्लियर, देखो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ एमपी। हमें पता है लखनऊ इज नॉट द कैपिटल ऑफ एमपी, बट कोई दुविधा नहीं, क्लियर डिक्लेरेशन हो। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्लियर डिक्लेरेशन हो उन्हें हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और मैथमेटिक्स जो है वो स्टेटमेंट पर काम करता है। अब आप ये कह सकते हो एकदम क्विकली, आप ये कह सकते हो नहीं सर यू आर द रोंग, लखनऊ इज नॉट द कैपिटल ऑफ एमपी। बट आपने ये नहीं पूछा मुझसे क्यों, कैसे, कहां। आपको क्लियर डिक्लेरेशन मिला कि लखनऊ इज नॉट द कैपिटल ऑफ एमपी। तो जिन सेंटेंसेस में क्लियर डिक्लेरेशन हो, आइदर ट्रू और फॉल्स, ये बात का मैटर है, आइदर ट्रू और फॉल्स, बट डिक्लेरेशन क्लियर होनी चाहिए, उन्हें स्टेटमेंट कहते हैं। तो पूरी रीजनिंग जो है वो स्टेटमेंट पर काम करती है कि भाई स्टेटमेंट है या नहीं है। फिर दो स्टेटमेंट को कैसे जोड़ते हैं, दो स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशंस कैसे देखते हैं, एम्पलीफायर्स कैसे देखते हैं, वो सब चीजें मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। और यहाँ बेटा लास्ट टॉपिक जो मेरा बनता है वो होता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी मेरी ये कहती है कि भाई स्टैटिस्टिक में क्या है, हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन देखेंगे, रेंज देखेंगे, मीन डेविएशन देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। बेटा एक डेटा को एनालिसिस करेंगे, कोई भी डेटा मेरे पास होगा उस डेटा का कंप्लीट एनालिसिस हम करेंगे, वो मेरा स्टैटिस्टिक्स में आएगा। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बसता है इस यूनिट में प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी में हमने वही जो थोड़ा आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, उसी प्रोबेबिलिटी को हम एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स आएंगे उन्हें एक सैंपल स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे। उस सैंपल स्पेस के अंदर कुछ इवेंट्स होंगी, उन इवेंट्स का अलजेब्रा हम देखेंगे। सेट थ्योरी में हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ाया आपको उसे हम यहाँ रिकॉल करेंगे कि भाई इवेंट्स कैसे होती है, उनका और क्या होता है, यानी कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इवेंट्स एग्जिस्टिव इवेंट्स कब होती हैं, कौन सी होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी होती है, डिपेंडेंट इवेंट कौन सी होती है। इन्हीं सिंपल इवेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। ठीक है, पूरा हम सेट थ्योरी को यहाँ रिकॉल करेंगे। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था आपके 11th के सिलेबस का, क्योंकि आप 10th क्लास से सीधा 11th में आ रहे हैं तो सिलेबस का आपका ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए। अब बात होती है कि भाई किस तरह से पेपर सेट होता है। तो बेटा देखो पेपर सेट होने का तरीका क्या है कि आपकी रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनका वेटेज रहता है 55%, यानी कि 44 मार्क्स का। उसमें क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हैं, जो आपके मेमोरी रिकॉलिंग के बेस पर हैं, जिनमें डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है, फैक्ट देने हैं, आइडियाज देना है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शंस देने हैं पूरे, वो सब आएंगे। जो इतना 55% इतना वेटेज रहेगा। 25% जो वेटेज होता है अप्लाइंग, क्या आपने आइडियाज को अप्लाइंग करना है। सोल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, जो आपकी नॉलेज गेन की है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है। तो 25% और 20 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा वो इस तरह की प्रॉब्लम्स का रहेगा जिनमें आपने जो फैक्ट्स पढ़े हैं, जो टेक्निक्स ली है, जो रूल्स पढ़े हैं, जो मेथड्स आपने पढ़े हैं, उन सबको अप्लाई करना है। और बेटे लास्ट जो 20% वेटेज होता है, वो 20% वेटेज यानी कि 16 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो एनालाइजिंग करना है, इवेल्युएट करना है और क्रिएटिव नॉलेज करना है। ठीक है, क्रिएटिव नॉलेज का करना है जिसमें आपके अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको ये वेटेज रहेगा। तो 55% रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, 25% आपके जो फैक्ट्स है, नॉलेज है, उसे अप्लाई करना है,
और 20% जो वेटेज है ये डायरेक्ट आपकी शार्प मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें आपका एनालाइजिंग पावर देखी जाती है, इवेल्युएट कैसे करते हैं, आपकी क्रिएटिव पावर कैसी है, उसका 20% मार्क्स 20% मार्क्स रहेंगे, यानी कि 16 मार्क्स उसके होंगे। तो इस तरीके से ये पेपर पूरा बनता है आपका 18 मार्क्स का। ये 16 ये रहेगा, 20 ये रहेगा, 44 ये, तो 80 मार्क्स का ये पेपर बनता है। तो बोर्ड से जो पेपर आएगा सीबीएसई का, सीबीएसई बोर्ड से जो आएगा बेटा वो 80 मार्क्स का होगा। यहाँ 20 मार्क्स से जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इंटरनल असेसमेंट की क्या बैकग्राउंड हो ये देखिए बेटा। तो इंटरनल, हाँ इसमें देखते हैं कि जब पेपर सेट करते हैं तो बेटा पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं होती कोई, ये ध्यान देना है, कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती है। हाँ इंटरनल चॉइस जरूर होती है, उसमें साफ लिख देता है कि ओवरऑल चॉइस नहीं, बट यूनिट के इंटरनल चॉइसेस कुछ जरूर होती हैं। वो सब 33% इंटरनल चॉइस विल बी गिवन इन ऑल द सेक्शंस। जो सेक्शन वाइज पेपर बनते हैं, सेक्शन जैसे पेपर बनेगा आपका कि भाई सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए बनेगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा और सेक्शन डी होगा। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस होंगे 20, सेक्शन बी में होंगे, सेक्शन सी में होंगे, सेक्शन डी में होंगे। तो इस सेक्शन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, इस सेक्शन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, सेक्शन सी में भी इंटरनल चॉइस मिलेगी, सेक्शन डी में भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, बट ओवरऑल चॉइस कोई नहीं मिलेगी, ध्यान देना है, ठीक है नहीं। तो ये मेरा डिस्कशन था 80 मार्क्स का, जो बोर्ड से आपका पेपर आएगा 11th एंड 12th में अकॉर्डिंग टू योर गिवन सिलेबस। अब बात होती है बेटा इंटरनल असेसमेंट की। तो इंटरनल असेसमेंट क्या होगा ये देखते हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। तो 20 मार्क्स में जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उन पीरियोडिक टेस्ट में से आपके बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 और मोर, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उनमें से 2 टेस्ट का बेस्ट 2 का आप लेंगे, बेस्ट 2 टेस्ट लेंगे, उनका जो टोटल मार्क्स बनेगा वो 10 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का 50% वेटेज जो होगा वो 50% वेटेज कहाँ से आएगा, आपकी जो पेपर पेन टेस्ट होंगे, यानी कि जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उन पीरियोडिक टेस्ट में बेस्ट 2 टेस्ट लिया जाएगा, उन्हें 10 मार्क्स में हम रिड्यूस कर लेंगे। क्लियर। अगले जो 10 मार्क्स है उनमें हम एक्टिविटीज देखते हैं कि भाई मैथमेटिकल एक्टिविटीज आपको करना है, प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में आपका यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं कि 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा और 5 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। इस तरह से हम इस पूरे पेपर को डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है नहीं। तो 20 मार्क्स जो है ये इंटरनल असेसमेंट होगा, ये आपके स्कूल लेवल से सीबीएसई को भेजे जाएंगे, और 80 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो इस तरह से आपका फाइनल 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो जो स्टूडेंट अभी 10th के एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग इस छोटे से वीडियो से पूरी तरह क्लियर समझ गए होंगे कि किस तरह से सिलेबस है 11th क्लास का, किस तरह से आपने पढ़ना है। अब बुक की बात करते हैं कि भाई बुक कौन सी होगी बेटा। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बुक आपका एनसीईआरटी तो हमारी है ही है, ये तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके बाद हम आर डी शर्मा को रेफर करते हैं। आर डी शर्मा, वैसे कोई भी बुक से पढ़े आप, सारी बुक अच्छी होती है, ठीक है नहीं। और थर्ड हम आर एस अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है। तो बेटा ये एक बुक होंगी तो मार्केट से आप ले सकते हैं। एनसीईआरटी आप जाएं, एनसीईआरटी की साइट पे ncrt.nic.in पर जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी। एनसीईआरटी की सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ है। अगर लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में नहीं जा सकते हैं, बुक नहीं खरीद सकते हैं, तो आप ऑनलाइन बुक देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में वहाँ के लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये सिंपल डिस्क्रिप्शन रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ईजिली सब चीज़ें समझ में आएगी। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।